धन्यवाद। धन्यवाद। और दोस्तों अब इस पर्व को आगे बढ़ाते हैं और अपने साथ यहाँ पर हम जोड़ते हैं संतोष गोयल जी को। आपने एमए हिंदी में प्रथम स्थान प्राप्त करके दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की तथा मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर आप कार्यरत रहीं। पुरस्कार तथा सम्मान की अगर हम बात करें तो आपके जो झूला कहानी संग्रह पर राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपको 1998 में मिला। एशियाटिक ऑथर्स एसोसिएशन कनाडा द्वारा साहित्यकार सम्मान 2005 में, साहित्यकार सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली 2008 आदि अनेकों सम्मान आपको मिल चुके हैं। आपके कई कहानी संग्रह आ चुके हैं, सामने वाला आदमी, सुलगती नदी, सीढ़ियां तथा अन्य कहानियां आ चुकी हैं। इसके साथ ही आपके संपादित निबंध संग्रह भी आ चुके हैं और संपादित कहानी संग्रह भी आपके आ चुके हैं, कई कविता संग्रह आ चुके हैं। आपने उपन्यास भी कई लिखे हैं जिसमें धाराशायी, रेतकार, इतिहास और खून रंगे पन्ने। और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ हैं, तो मैं आपका हमारे पटल पर स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती नमस्कार रेणु जी, मेरी हूँ। आवाज नमस्ते। पहुंच रही है? बिल्कुल मेरी आपकी आवाज आवाज आ रही है। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ आपका कि मुझे जिस चीज का पता नहीं था आपने उससे मुझे जोड़ दिया। मुझे सचमुच में मैंने चीजों को देखती रहती हूँ पर ऐसे कभी नहीं देखा कि आपका एक पटल है और बहुत सारे, जैसा कि अनीता जी बता रही थी कि वो हमेशा से जानती थी और जुड़ी रही है। मैं इस मामले में शायद अनभिज्ञ रही हूँ। दूसरी बात कि विश्व हिंदी दिवस है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि मैं एक लेक्चरर रही हूँ तो ये कहते हुए भी कि हिंदी हमारे अपने देश में ही नकारी जा रही है, जब तक हम इसको नहीं उभारेंगे तब तक विदेशों में हिंदी की क्या स्थिति हो रही है क्या नहीं, इस पर बातचीत करने का भी कोई मकसद नहीं रह जाता। तो जरूरी है कि हम अपने घरों में हिंदी इस्तेमाल करें। अभी भी छोटे छोटे से बच्चे, 2-2.5 साल के बच्चे जिनसे मैं मिलती हूँ, वो अंग्रेजी में बात करते हैं और मुझे कहते हैं हेलो ग्रैंडमा। मतलब वो दादी नहीं जानते, नानी नहीं जानते, वो ग्रैंडमा जानते हैं, आंटी जानते हैं। तो वो इस तरह से जब बात करते हैं तब थोड़ा सा मुझे हिंदी के लेक्चरर होने के नाते थोड़ा निराशा होती है। मुझे हरीश नवल जी दिख रहे हैं। हरीश नवल जी, आपका बहुत बिल्कुल बहुत आपका स्वागत कर रहे हैं वो। बहुत बहुत नमस्कार। आप बहुत दिन बाद दिखाई दिए हैं। अब आप किसी दिन मेरे घर भी आ जाइए मुझसे मिलने, चाहे मैं दूर रहती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूरी मन की होती है। बिल्कुल। तो मैं थोड़ी बहुत कविताएं लिखती हूँ और कविता को मैं मानती हूँ कि जब मेरे मन में कोई बात फुसर फुसर कर रही होती है तब कविता बनती है, अन्यथा वो कहानी बन जाती है, उपन्यास बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा, पर कविता नहीं बनेगी। तो अपनी कविताओं की शुरुआत मैं माँ से करती हूँ। क्या बात। मैं जब बड़ी हुई तो मैं सोचती थी माँ को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माँ तो बिल्कुल फ्री है, आम महिलाओं की तरह उनकी कोई शिकायत ही नहीं होगी, वो तो बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं लड़ती हैं, वो तो बहुत स्वतंत्र रूप से जैसे किसी स्त्री को रहना चाहिए वैसे रहती हैं। और मुझे उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की कि उनकी भी कोई शिकायत है। पर जब मैं बड़ी हुई तब मैंने समझा कि कहाँ कहाँ वो टूटती थी और कहाँ कहाँ शिकायतें जन्म लेती थी। इस पर पहली कविता। स्वागत। माँ, तुमने ना लड़ी होगी कोई लड़ाई। माँ, तुमने ना लड़ी होगी कोई लड़ाई, यही सोचती रहती थी उन दिनों हमेशा। ख्याल रहा माँ कि हमारा खुशबुओं से सजा चंदन अगरू फूलों वाला एक छोटा सा घर होता है, जिसमें हर दिन होती है सुबह शाम आरती। रात का खाना हम सब बच्चे बाबूजी के साथ चटाई पर बैठ के खाते थे एक साथ, खिलखिलाते, शिकायतें शिकवे करते, माँ से मनौवल करते। अन्नपूर्णा सी माँ खाना परसती, राज तिलक सी तुम मुस्कुराती, और एक अजीब से सकून और शांति का भाव फैला होता। ऐसे जानती बहुत थी सुंदर। मैं माँ को। बहुत सुंदर।
तुम्हारी मुख पर आई मुस्कान तुम्हारे चेहरे से पहुंचती थी हमारे मनों तक। नतीजे में हम सपनों में खो जाते थे, लारी सुनते सुनते सो जाते थे, उस रात ही नहीं, हर रात। आज बड़े हो जाने पर समझ सकी हूँ माँ, तुमने भी तो लड़ी थी ढेर सी लड़ाइयाँ। आज समझ सकी हूँ माँ, तुमने भी तो लड़ी थी ढेर सी लड़ाइयाँ, जिनमें एक ओर थे बाबूजी, दादा, दादी, कुछ और संबंध और ये समाज, सामाजिक मर्यादाएं, तो दूसरी ओर थी हम, हमारी इच्छाएं, हमारी अपूर्णित मांगे, फिर तुम्हारे अपने अस्तित्व को बनाए रखने का सवाल भी तो अहम था। फिर तुम्हारे क्या अस्तित्व को बनाए रखने का सवाल भी तो अहम था। कभी लड़ाई थी रूढ़ियों की, कभी जीवन मूल्यों की, यथार्थ और आदर्शों के बीच की थी। आज समझ पाई हूँ माँ, तुम ही लड़ती रही तमाम उम्र चुपचाप, हम सारे बच्चों की जिंदगी पर, जिंदगी की सरहदों पर तैनिक तैनात सैनिक सी खड़ी, और हम समझते रहे कि जीत हम रहे हैं। और क्या हम बात है! समझते बहुत रहे कि जीत जीत हम रहे हैं। इस तरह पलते बड़े होते रहे हम, अपनी जीत का जश्न मनाते रहे। आज तुम्हारी याद बहुत आती है, जब जब आती है तब तब तुम्हारी तस्वीर के आगे हम सिर झुका देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल तो दिल में उतरने वाली। किसी भी समय पर, किसी भी युग के अंदर ये स्त्री की लड़ाई चलती रही है। अब 4 लाइनों की एक कविता सुनाती हूँ, जो मेरे मन में स्व बहुत करीब है और मन में अक्सर आती है। सारे की इच्छा करूँ या थोड़े में सब, सारे की इच्छा करूँ या थोड़े में सब्र, तमाम उम्र यही सोचते बीती, काश फैसला मेरे हाथ में होता। बहुत सु काश फैसला मेरे हाथ में होता, जो हमारे हाथ में नहीं होता। नहीं होता। अक्सर, पर हम ये सोचते रहते हैं हमेशा से कि गिलास आधा भरा हो या पूरा भरा हो, आधे में भरा हो, तसल्ली करूं या पूरा। बिल्कुल। अगली कविता है मेरी विदेश में। क्या मैं बात! अक्सर कनाडा जाती रहती हूँ, मेरा बेटा वहां पर है। तो वहां पे जो मैंने महसूसा, और वहां की भारतीय परिवार में जाकर के मैं बैठी और वहां पे जो देखा, विदेश का यह साफ सुथरा बड़ा सा तिबंजला घर, उसी के रसोई के फर्श पर पालथी बार कर बैठी थी वे तीनों। विदेश का यह साफ सुथरा बड़ा सा तिमंजिला घर, उसी के रसोई घर के फर्श पर पालथी बार कर बैठी थी वो तीनों। माँ के गेहुए रंग के गालों पर बह रही थी आंसुओं की धारें, तड़के के लिए काटे जाते प्याज के छींटों से घायल हुई आंखों से शायद। हाँ, इन्हीं छींटों बहुत से मेरे सोच के पल्ले पीले पीले पड़ गए थे। मैं देखती थी उस पीलेपन में छिपी अपनी एक कविता, जो मेरे कपड़ों में ही टंगी थी कहीं। मौसी माँ उम्र में माँ से कई साल बड़ी थी, पिछले युगों से वैसी की वैसी थी। कुछ फटे टूटे कपड़े सिलने के लिए हाथों में थामे थी, ऐसे मानो वही उनकी असलियत हो, उनके सारे वजूद की पहचान हो। उनके हाथों में थमी धागे की सुई और सुई का छेद खोजती झपकती निगाहें देख रही थी मैं चुपचाप। और ये भी देख रही थी उनके भीतर का तूफान, जो कभी प्यास के छींटों से, कभी सुई का छेद न दिखने से, कभी दुखती कमर के कारण, या फिर बिगड़ते बच्चों की वजह से, दूध के चढ़ते दामों से, जाने कितने कारणों से चढ़ता उतरता था। क्या उस चिंताओं का, सारी चिंताओं का अंतिम सिरा आकर मुझ पर ठहर जाएगा, ये भी मैं जानती थी। उन सारी चिंताओं का अंतिम सिरा आकर मुझ पर ठहर जाएगा, ये भी मैं जानती थी। दोनों माँ और मौसी अपनी इज्जत, अपनी अनेक अधजगी रातों की जिम्मेदारी
या अपने भाग्य दुर्भाग्य पर लगे ढेर से प्रश्न चिन्हों की बात करते रहते लौट आएंगी मुझ पर, मेरे वजूद पर सवाल लगाती। आखिर रोने का मूल मुद्दा तो मैं ही थी। आखिर रोने का मूल मुद्दा तो मैं ही थी। मैं ही तो चिंता थी। मैं ही तो चिंता थी जो चिता सी जलाती थी उन्हें। इन सब के बीच जिंदा कैसे रहेगी ओ मेरी कविता, जो जहन के आसमान में फुदकती चिड़िया बनती जमीन पर उतरती तो है, पर रसोई घर के किसी कोने में खो जाने के लिए शायद। क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद रेणु जी। बहुत सुंदर। अब एक लड़की की बात कर रही हूँ। स्वागत है। ये कविता मेरी इतनी पुरानी है कि मैंने कभी बीबीसी पर पढ़ी थी इसे, पर आज तक भी मुझे ये कविता पता नहीं क्यों मैं सुनाती ही रहती हूँ, मुझे इतनी पसंद है। उसके भीतर एक लड़की है। उसके भीतर एक लड़की है, आज भी एक लड़की है उसके भीतर। हमेशा से थी यह लड़की उसके भीतर। खुद जब वह लड़की थी तब कहाँ जानती थी कि उसके भीतर ही जीती है वह लड़की। क्या? खुद जब वह लड़की थी तब कहाँ जानती थी कि उसके भीतर ही जीती है वह लड़की। आज वह बड़ी हो गई है। अब वह एक खेत, एक चक्की, हल का कीला, चूल्हे की लकड़ी, अधजली लकड़ी के भीतर का धुआं, या फिर खलिहान में पड़ा भूसा, दूध से निकली छाछ, या कि बिल में घुसी घूस, तब भी उसके भीतर जिंदा है वह लड़की। क्या बात है! क्या बात है! वह लड़की बहुत सुंदर। चाहती है हंसना, कूदना, खेलना, इमली खाना, कटारे तोड़ना, बेरियों के छोटे छोटे लाल लाल बेर, कूदते, उछलते, फांदते, कांटों से हाथ बचाते, तोड़ना, खाना, मटकना, मटकते मटकते चलना, लंबे चौड़े खेत में दोनों है हाथ फैलाए पंछी सा उड़ना, क्योंकि उसके भीतर जिंदा है एक लड़की। लड़के, क्या बात है! क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत खूब। फ्रॉक से सलवार कुर्ती, फ्रॉक से सलवार कुर्ती चुनरी तक का सफर ऐसे ही तय करना चाहती है ये लड़की। पर हुआ यूं कि जब वह लड़की थी तब अनजान थी अपने लड़की होने से। आज वह बहू है, बेटी है, बहन है, भाभी, चाची है, सब रिश्ते हैं, पर लड़की होते हुए भी लड़की नहीं है। आज वह सब रिश्ते हैं, पर लड़की होते हुए भी लड़की नहीं है, जबकि आज वह चाहती है लड़की होना, क्योंकि उसके भीतर जिंदा है एक लड़की। आज उम्र का बासंती दौर बीत चला है, पतझड़ घिर आया है, खंडहरी जिंदगी नागफनी सी कांटे चुभाती, अथाह रेगिस्तानी सफर, अकेली, उदास, अनमनी खड़ी वह, पर आज भी जिंदा है उसके भीतर वह लड़की। जबकि आज सब कुछ मर गया है, मर जाता है हम सबके भीतर वक्त के साथ, पर जिंदा रहती है वह लड़की, क्योंकि मर नहीं सकती वह लड़की। यही वह लड़की है जिसके सहारे हम उम्र बीतने का यह रूखा सूखा सफर तय कर लिया करते। क्या बात है! बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अब ये लड़की की जगह लड़का भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़की ही है, सबके भीतर लड़की भी होती है, लड़का भी होता है। लड़की की बात इसलिए की जाती है कि लड़की की जिंदगी में क्या क्या स्थितियां होती हैं, इसको हम महसूस करते हैं, और देखते हैं कि आज तक भी हम उसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई में अभी भी कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है वो सब बाहरी दिखावा लगता है। दिखावा, होता है या बिल्कुल, नहीं होता ये नहीं पता। सही बात है। अब एक कविता फिर वही, उत्तरी अमेरिका में नव वर्ष। क्या मैं बात वहां थी और मुझे है! जी, बर्फ पड़ी हुई चारों तरफ, -40 डिग्री वहां का बर्फ पड़ा हुआ मौसम, और उसके बीच बीच में मुझे अपना देश याद आ रहा है, देश की रंगीनियां याद आ रही हैं, देश के दोस्त याद आ रहे हैं, और उन सब के बीच में जाना याद आ रहा है। तो कैसे वो याद आती है, उस याद की बात कर रही हूँ।
स्वागत है। सर्दी का मौसम था। सर्दी का मौसम था। 40 डिग्री विंड चील के साथ बर्फ पड़ी थी चारों ओर, मोटी सफेद, तह पर तह जमती चादर सी। घर के अकेले सन्नाटे से घबरा कर बाहर झांकती रही। पहले इतनी लंबी चौड़ी फैलती अकेलेपन की सफेदी, और बाहर निकल पड़ने की इतनी ऊंची और बड़ी इच्छा। दोनों को थामे, गर्म जैकेट पहनी, स्नो शूज, सिर पर टोपी, हाथ में दस्ताने, लद भद कर चल दी बाहर। सारा आलम सुन्न था। भक्क सफेद बर्फ फैली थी दूर तलक। घास के पास खड़ी सोचती रही, दूर जाऊं या कि यहीं रहूं। दूर जाऊं कि या कि यहीं रहूं। बर्फ के गोले बनाए फेंकती रही कल्पना की सहेली पर। जोर से चिल्लाई, पुकारा सहेली का नाम। आवाज, चीखती आवाज सन्नाटे को चीरती या तो लौट आई या बर्फ के चले दब गई। बस ऊब गई मैं, लौटने लगी। सोचती रही, कैसे लाऊं वह रंग, वह गंध, वह शोर जो मेरे देश के मौसम की देन है। क्या भाग बात है! सा बहुत सु गुलाल, भाग सा गुलाल, बसंत सा हरा पीला, बरसात सा हरा भरा धुला, सभी रंग आंखों की झील बनी और पिघल गए। तभी सूरज निकला। सूरज की किरणें पड़ी पिघलती झील में। सतरंगा बन गया पानी। 7 रंग फैल गए मौसम में। रंगों में बिखर गई यादें। यादों में अपनी सहेलियों के साथ नाचने लगी मैं। मौसम बसंत आ बसा था। भीतर मन में छाई थी बहुए की गंध। ताधिन ताधिन धिक धिक थिरक उठा मन तन। बर्फ की सवेदी बदली केसरी रंग में टेसू के फूल बनी सांसें। उमंगे बनी बयार, खुशियों की तितलियां उड़ने लगी। मौसम बहार आ गया था। गुनगुनाने लगा मन। तब क्या पता चला, अपनों की, अपने देश की यादें तक मायने रखती हैं, जो कहीं भी कैसे भी मौसम को बासंती बना देती। है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सु इस तरह से उस बर्फ का दिन मेरे लिए रंगीन मौसम बन गया, क्योंकि देश की यादें हम छोड़ नहीं सकते, उन्हें छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। सही बात। एक दिन कॉलेज में बसंत का उत्सव था और मैं घर लौट कर आई, तो मेरे जी, अंदर क्या प्रतिक्रिया हुई। बसंत आ गया था, पता ही नहीं चला। बसंत आ गया है पता ही नहीं चला। पर पता चला भी, क्योंकि कॉलेज में सरस्वती पूजा थी। कैंपस में मेला लगा था। भरा पूरा कमला नगर भीड़ भरा था। हाथ में हाथ डाले लड़के लड़कियां एक दूसरे से चिपके किरोड़ीमल कॉलेज के सामने की सड़क पर टहल रहे थे। न रिक्शा, न साइकिल, न ऑटो, न कार। सब भीतर आने से महरूम थे, क्योंकि बसंत आ गया था। कॉलेज में पूजा हुई। पीले रंग की बौछार में भीगी घर लौटी थी। बालकनी में खड़ी झांक रही थी घर के चारों ओर। मेरे घर के 3 और नए बनते मकानों की ठक ठक ठुक ठुक धूल मिट्टी की आंधी से आसमान मटमैला था। मेरे घर के 3 और नए बनते मकानों की ठक ठक ठुक ठुक धूल मिट्टी की आंधी से आसमान मटमैला था। न कोई गमला, न हरियाली, न फूल, न गंध रंग, कुछ भी तो ना दिख रहा था चारों ओर। घर के आसपास ये कैसा बसंत है, मैं सोचती रही। घर बहुत के सु आसपास ये कैसा बसंत है, मैं सोचती रही। कालिदास ने कहा था, बसंत आता है बाहर लेकर मद मस्ती, मदिरा का आलम छाता है, तन मन फूल सा खिलाता है, सर्दी की जकड़न से छुटकारा दिलाता, हुलसाता हिलोरे देता, आता है बसंत। पर मेरे घर के चारों ओर छाया था बेरंग इमारतों के का भर भूरा काला रंग। सड़कों पर लगा मिट्टी का ढेर, कार के आने जाने से उड़ती धूल का धुआं भीतर तक धंसता,
ये कैसा बसंत है, सोचती रही मैं। फिर सोचा, शायद बसंत का आना भी समय और स्थिति पर निर्भर होता है। तभी तो कैंपस में खिला बसंत मेरे घर आकर सूख जाता है। क्या बात है, क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तभी तो कैंपस में खिला बसंत मेरे घर आकर, मेरे आसपास आकर सूख जाता है। सोच शायद बहुत मनस्थिति और हमारी स्थिति जो है ये मायने रखती है। नहीं, वहाँ कॉलेज के बच्चे बसंत को एंजॉय करते हैं, हम लोग बसंत को खोजते रह जाते हैं। बिल्कुल। अब शिल्पा मुझे जी लिख मेरा रही है, गांव भी शानदार, याद क्या आ रहा है। बात है! जी, जी। आप वाकई में बहुत उत्साहित करती हैं, बहुत अच्छी संचालन कर रही हैं नहीं, आप। आपकी गांव कविताएँ वास्तव में दिल को छूने वाली हैं। हम ऐसा लगता है कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कविताएँ। आपने जो कहा था ना, हाँ, कविता होती है दिल से निकलती है, दिल सहज से रूप निकल। से निकलती है। तो वो दिल से निकल रही है, चाहे वो लड़की की बात करें, चाहे हम माँ की बात करें या यादों की बात करें, या जब हम विदेशों में रहते हैं तो अपने देश की याद की बात करें, चाहे बसंत की बात करें। मुझे याद आ हरीश रही रावल है सर भी आप। कह रहे हैं, वाह! हाँ, ये बात कहते ही मुझे याद आ रहा है कि मेरी कहानियां मैंने अपने टाइपिस्ट को दी कुछ टाइप करने के लिए। उसने चार जी। पांच टाइप करके और मुझे फोन किया। फोन हुँ, हुँ। करके कहता है, मैडम ये कहानियां तो मेरी हैं सारी, आपने कैसे लिख दी? तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा भैया इससे अच्छा कोई कमेंट हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, बिल्कुल। ये तो मुझे तुमने वो दे दिया है, सबसे बड़ा पुरस्कार। क्योंकि एक आम नहीं, टाइपिस्ट उनका टाइप करते जी, हुए जी, वो जो फील कर रहा है, इसका मतलब आप जो कुछ लिखते हैं अगर सबका लिखते हैं तो फिर तो आप सबसे अच्छे हुए दूसरों को समझने में। तो मुझे सही। आपने एक कमेंट दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे भी लगा कि शायद मेरी सार्थकता है। नहीं, अब नहीं, मुझे बिल्कुल, गाँव याद आता है। हाँ, बिल्कुल, बताइए। स्वागत है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, कवि जो होता है या लेखक जो होता है सबके दिलों की बात करता है। इसलिए तो कहते भी है ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हमारी भावनाओं को शब्दों में पिरोकर कविता के रूप में सामने रख देता है। तो इसीलिए लगता जी, है कि आप हमारे दिल की बात कर रही हैं। जो मैं सोच रही हूँ जी, वो आप कह रही हैं। बिल्कुल, स्वागत है जी। धन्यवाद। मेरे अंदर से गाँव कहीं नहीं जाता। चाहे मैं गाँव में बहुत ज़्यादा नहीं रही हूँ, पर जितना भी रही हूँ शायद वो बचपन का वो समय होता है जबकि आपके ज़मीन पर वो चिन्ह जो पड़ जाते हैं वो पक्के होते हैं, वो हटते नहीं है पद चिन्ह। तो मुझे याद आ रहा है मेरा गाँव। मेरा गाँव वहाँ पहाड़ों के पीछे छिपी ढलानों में बसा मेरा गाँव आज भी ज़िंदा है मेरे भीतर। क्या बात! वहाँ पहाड़ों की गोद में घाटियों के चौड़े पाट में चाय बागानों की सुगंध लेते पहाड़ी झरनों की स्वर लहरियों के बीच गुनगुनाते बचपन का स्वर आज भी झूम उठता है मेरे भीतर। क्या बात! बहुत स उसकी याद से जगते हैं सुनहरे सपने, रुपहली किरणें दिखा जाती हैं दिवा स्वप्न। अमल असमतल पगडंडियों पर के दोनों ओर की झाड़ियों में जगमग जुगनू आज भी जगा जाते हैं कुछ मेरे भीतर। पहाड़ की सोना बिखेरती चोटियां मेरे घर के आंगन में फैलते सोना पाखी रंग, सांझ का उतरता सूरज, पहाड़ों के पीछे की सीढ़ियों से फैलता लाल गुलाल आज भी अनेक रंग भरता है मेरे भीतर। हालांकि क्या हालांकि शहर के एक खिड़की, एक दरवाजे वाले एक कमरे के इस घर में ना तो झांकता है उजाला, ना ही उड़ता है सोना पाखी रंग, ना सुन पड़ती है कलरव और कलकल, ना फैलता है लाल गुलाल। फिर भी जब मेरे भीतर चलती रहती है कुछ कुछ घटनाएं जिंदगी का एहसास दिलाते हुए, क्योंकि किसी पहाड़ी किशोरी प्रेमिका सा आज भी जिंदा है मेरा गांव मेरे भीतर। क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसी पहाड़ी किशोरी प्रेमिका सा आज भी जिंदा है मेरा गांव मेरे भीतर।
बस। अभी टाइम है? बिल्कुल 5 मिनट एक हैं अभी मैम। 5 मिनट है, एक और जी, जी, पढ़ लेती हूँ। बिल्कुल स्वागत है। फिर ये बेटी के प्रश्नों पर है। बेटी जो प्रश्न करती है, उसके मन में जो प्रश्न उठते हैं। स्वागत। उस दिन अचानक पूछ बैठी थी बाबूजी से, बाबूजी, क्या बेटा बेटी से अच्छा होता है? क्या बाबूजी, बात है! क्या बेटा बेटी से अच्छा होता है? मेरी आंखों में थे सैकड़ों और भी प्रश्न, लहराते, बल खाते, उभरते, जिनके उत्तर की आकांक्षा भी दिए सी जल रही थी। उत्तरों में भी उग रहे थे फिर अनेक सवाल। बाबूजी ने निगाह उठाई, प्रश्न के उत्तर में सवाल फैलाया, क्यों पूछती हो ये? हमेशा से बेटा कहकर पुकारने वाले बाबूजी ने उस बार कोई संबोधन न दिया। ऐसे ही, बस ऐसे ही। कोई नहीं पूछता ऐसे ही कोई प्रश्न। तब झिझकते हुए कह उठी मैं, असल में उस दिन मेरी ससुराल के लोगों के सामने कहा था आपने ये मेरी बेटी नहीं बेटा है, इसलिए। ये मेरी बेटी नहीं बेटा है, इसलिए मैंने बात बीच में छोड़ दी। मैं और बाबूजी बैठे कुछ सोचते रहे, अपना अपना। पर बात खत्म कहाँ होती है, बन जाती है रबड़ से खिंचती परी कथा। गिलोय की लतर सी फैलती चली जाती है। एक बेटी माँ बनती है तो दूसरी बेटी के रूप में आ खड़ी होती है। फिर प्रश्नकुल निगाह लिए। मैं माँ क्या बनी, बात! दो प्यारी बेटियों की माँ, गौरवमयी ममतामयी माँ, बेटों का सा प्यार लुटाती, बेटों की तरह पालती, हर तरह की सुविधाएं देने की छूट देते हुए। फिर एक दिन मेरी बेटियों ने दोहराया एक सवाल, माँ, क्यों कहती हो तुमने पाला है हमें बेटों सा? माँ, क्यों कहती हो तुमने पाला है हमें बेटों सा? क्या हम मात्र बेटी बनकर अच्छे नहीं हो सकते? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या हम मात्र बेटी होकर अच्छे नहीं हो सकते? मैं भौचक सन्नाटे सी सोचती रही, तो क्या मेरे भीतर बेटी की माँ होकर अवचेतन में बेटा पल रहा था क्या? तो क्या मैं बेटी की माँ हूं पर मेरे अवचेतन में बेटा पल रहा था? अजब मानसिकता है, जो एक माँ से दूसरी माँ तक, एक बेटी से दूसरी बेटी तक, पता नहीं मन के कंप्यूटर के हार्डवेयर तक फीड हो गई है। बहुत सुंदर। पता नहीं मन के कंप्यूटर के हार्डवेयर तक फीड हो गई है, बदलने की कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए। सच तो यही है, बेटियां कुछ नहीं होती, वे तो बेटों की आकांक्षा भर होती हैं, जो गलती से अनिच्छित धरती पर उतर आती हैं। क्या आज भी नहीं बदलेगा ये सच? क्या बात है! बहुत सुंदर। क्या आज भी नहीं बदलेगा ये सच? तो इस सच को बहुत खूब। हम सब इसको फेस करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, सब महसूस करते हैं। कैसे इसको कहूँ मैं, कितना दुखद है ये सच, और बिल्कुल। हम इसे कैसे सहते हैं ये नहीं पता। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत खूब। आपकी सच में जो भी कविताएँ हैं आपकी, ऐसा लगता है आपकी कविताओं में आपका अनुभव झलकता है और आपने जो जिया है वो लिखा है। बेटी की बात करें, अक्सर सच बात आप कह रही हैं, हम बेटी को ये कहते हैं कि तुम हमारा बेटा हो। क्या हमने कभी बेटे को कहा कि तुम हमारी बेटी हो? कभी क्यों नहीं हम बेटी को बेटा क्यों कहते हैं? हम बेटी ही रहने दें ना। आपने बहुत सुंदर बात कही। मतलब सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा ये चीज़ कि हम क्यों कहते जी, हैं। बहुत मतलब ये कहते ही, जब हम कहते हैं बेटी को कि तू तो मेरा बेटा है, ये कहते ही हम अपना वो बता देते हैं कि हमारे लिए भी कौन बेटर है। इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण कौन? सही कह रहे हो आप हम्म, ये चीज़।
बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये आपने बिल्कुल। सच में मैम आपकी सारी कविताओं की मैं बात करूँ, चाहे माँ के चेहरे की मुस्कान की बात करें, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमें ये लगता है माँ को कोई तकलीफ नहीं है, हमारी माँ हमें देख के मुस्कुरा रही है इसका मतलब सारी शिकायतें, चिंताओं से वो मुक्त है। लेकिन जब हम खुद माँ बनते हैं तब हमें महसूस होता है कि वो माँ वास्तव में उस समय कितनी ज़्यादा परेशान थी, कितनी शिकायत थी और कितने अंदर ही अंदर उसके अंदर चिंताएँ समाई हुई थी। बहुत ही खूबसूरत। हरीश नवल सर लिख रहे हैं संतोष जी का दीर्घ अनुभव और दृष्टिकोण। बिल्कुल सर, मैंने भी यही कहा कि उन्होंने उनकी कविताओं में वो अनुभव झलकता है जो उन्होंने जिया है, वो उन्होंने यहाँ पर कविताओं में पढ़ा है। चाहे गाँव की बात करें, चाहे वो उन्होंने बिल्कुल बहुत ही मार्मिक चित्रण उनकी कविताओं में दिखाई देता है। चाहे वो उत्तरी अमेरिका में अपने देश की सौंधी-सौंधी खुशबू की बात आती हो, चाहे वो बसंत की बात आती हो, सारे रंग आपकी कविताओं में हैं और ऐसा लगता है कि बस आपकी कविताओं को सुनते जाएँ। बहुत ज़्यादा गहराई है आपकी कविता और जो समस्या धन्यवाद है आज की बहुत-बहुत। वो आपकी कविताओं में। बहुत धन्यवाद रेणु जी। आपने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और मुझे तो इतना अच्छा लगा कि साहित्य साधना को हम लोग इतना महत्व दे रहे हैं। नहीं तो लोग अपने अलग-अलग कमरों में, अलग-अलग गुट में बने हुए बिल्कुल, बंद रहते हैं और बिल्कुल। अब कम से कम बाहर निकल के 2-4 लोग सुनते हैं। हरीश कंवल जी जी, मेरे पुराने परिचित और पुराने मित्र हैं। ये जब हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे तो मैं मिरांडा हाउस, जी, तो बिल्कुल। हम लोग अक्सर मिलते थे, अक्सर मुलाकात होती रहती थी। तो इसलिए वो मेरे इंटरनल अनुभव को भी जानते हैं। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने ये चीज़ लिखा। नीता जोशी जी भी हाँ, लिख रही हैं बहुत ही शानदार और हम आपका हमारे पटल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी और इतनी अच्छी आपने अपने अनुभव से भरी हुई कविताएँ हमारे साथ साझा की। सोचने के लिए मजबूर भी किया है आपने कि थोड़ा-सा सोच कर के देखिएगा, जो एक सवाल है आपकी कविताओं में, वो हम तक यहाँ पर पहुँचे हैं। रश्मि लहर जी का भी हम स्वागत करते हैं और आपका हम शुक्रिया